हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 के अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके इस वर्ष के जो बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें कुछ एबेसिड टाइप क्वेश्चन आएंगे, कुछ खाली स्थान और कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। ये सीरीज हमारी रिक्त स्थानों और अति लघुतरात्मक प्रश्नों से संबंधित है। एबेसिड के प्रश्न हम पहले ही डाल चुके हैं। अगर वो चीज़ें आपने नहीं देखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो 10 वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। श्वसन एक अभिक्रिया है। देखिए, श्वसन जो होता है इसमें ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखिए, परमाणु के आप जानते हैं 4 कोश होते हैं जिनको हम K, L, M और N कहते हैं, और प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। 2n² से हम जो है उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमेह के मरीजों का द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। देखिए, मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, तो मधुमेह के मरीजों का इलाज भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगा करके ही किया जाता है। तो यहाँ पर आप खाली स्थान में इंसुलिन भर देंगे। अगला प्रश्न है, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके में बदलते हैं। देखिए, स्वपोषी पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हम जानते हैं, छोटी कक्षाओं से आप पढ़ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होता है सूर्य का प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, और इन तीनों चीज़ों को मिला करके वो अपना भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषी में सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी यहाँ पर आपका रासायनिक ऊर्जा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं। देखिए, परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर होता है। देखिए, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, जो सजातीय मतलब समान ध्रुव अगर पास में लाएंगे, एन एन को पास में लाएंगे, एस एस को पास में लाएंगे, तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण हम भर देंगे। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके। अगला प्रश्न है, यह अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर है, C4H9OH का IUPAC पद्धति में क्या नाम है। देखिए, यहाँ पर कार्बन 4 है तो हम ब्यूटेन बोलेंगे, और OH यहाँ पीछे लगा हुआ है तो उसको ऑल बोलेंगे, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। यानी C4H9OH का नाम होता है ब्यूटेनॉल, क्योंकि OH को हम ऑल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिंक, पीबी और कॉपर की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। देखिए, कॉपर सबसे कम क्रियाशील है तो सबसे पहले कॉपर आ जाएगा, और जिंक सबसे ज़्यादा क्रियाशील है तो जिंक सबसे एंड में आएगा, और इन दोनों के बीच में पीबी आ जाएगा। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है। तो देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है वो लगभग 10 होता है, अर्थात ये क्षारीय होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उपयोग करते हैं वो हम एसिडिटी के उपचार में करते हैं, यानी एक एंटासिड औषधि बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अम्लता से पीड़ित है, एसिडिटी से पीड़ित है, तो वो कौन सी दवाई लेगा। तो उसके लिए हम बनाएंगे कि वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दवाई, यानी कि कोई भी क्षार पदार्थ ले लेगा। अगला प्रश्न है, निम्न अयस्कों के सूत्र लिखिए। हेमेटाइट और कॉपर पायराइट। देखिए, हेमेटाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है, और इसका सूत्र होता है Fe2O3, यानी कि हेमेटाइट अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से कॉपर पायराइट जो है कॉपर का अयस्क होता है, इससे कॉपर धातु प्राप्त की जाती है, और इसका सूत्र होता है CuFeS2। ये दोनों ही अयस्क बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर यहाँ आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में इस पूरे जो भी मॉडल टेस्ट पेपर है इसकी उत्तर तालिका दी हुई है। आगे है, केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है। देखिए, केशिका गुच्छ अगर आपने पार्ट 6 में, आपके पार्ट 6 में अगर आपने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी है तो वहाँ पर जो है एक जो जो बर्तन नुमा, कटोरी नुमा जो पात्र होता है
वो देखा होगा जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। उस बोमेन संपुट में ही केशिका गुच्छ पाया जाता है। नेफ्रॉन की संरचना में वक्राणु जिसको हिंदी में बोलते हैं उसकी संरचना में यह है। तो बोमेन संपुट जो प्यालेनुमा आकृति होती है उसी में वो पाया जाता है। 10 से 12 वर्ष की आयु में मादा में होने वाले 2 परिवर्तन लिखिए। देखिए जब जैसे ही मादा जो है 10 से 12 वर्ष या 12-13 वर्ष की आयु में प्रवेश करती है तो उसमें जो लिंग हार्मोन है वो स्रावित होने लग जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जैसे इसके स्तनों का विकास हो जाता है, उसकी आवाज़ पतली हो जाती है, उसमें ऋतुस्राव, मासिक धर्म जिसको कहते हैं पीरियड्स, वो प्रारंभ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है यौवनारंभ किसे कहते हैं। देखिए 13 वर्ष की जो अवस्था होती है उस अवस्था में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसमें लिंग हार्मोन स्रावित होना प्रारंभ हो जाते हैं और ये लिंग हार्मोन्स के कारण ही उनमें जो हैं वो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे नर है, लड़का है तो उसमें दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का जननांगों का विकास होना आदि हो जाता है। इसी प्रकार से अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों में स्तनों का विकास होना, आवाज़ पतली और सुरीली होना, ठीक है ना, कमर के नीचे का भाग चौड़ा हो जाना और ऋतुस्राव प्रारंभ होना, ये सब प्रारंभ हो जाते हैं। तो यौवनारंभ क्या होता है, 13 वर्ष से लगा करके और 19 साल की अवस्था को जिसको हम किशोर अवस्था कहते हैं उसका जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे यौवनारंभ कहते हैं। प्रोटीन का जीन क्या है। देखिए प्रोटीन आप जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका में एक केंद्रक होता है और केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं और उन गुणसूत्रों पर छोटे छोटे दाने होते हैं, उन दानों को जीन बोलते हैं। व्यक्ति में किस प्रकार के लक्षण होंगे, ये लक्षण इन्हीं जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं कि व्यक्ति में किस प्रकार के आगे जाकर के लक्षण होंगे। व्यक्ति काला होगा, गोरा होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, छोटा होगा, किस तरीके का, वह सब अलग अलग तरीके के व्यक्ति में जीन होते हैं और ये जीन जो होते हैं उसे माता पिता से प्राप्त होते हैं। आगे प्रश्न है लेंस के प्रकाशिक केंद्र का क्या अभिप्राय। देखिए लेंस होता है उत्तल और अवतल लेंस, इसके बिल्कुल बीच का जो पॉइंट होता है उसे हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और यहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र का मतलब होता है कि लेंस का वह केंद्र बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उसे हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है बादल सफेद रंग के क्यों दिखाई देते हैं। आप जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों का बना होता है, क्योंकि सभी प्रकार के रंगों का प्रकीर्णन बादल से ही होता है, परिणामतः हमें बादलों का रंग जो है सफ़ेद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, यानी एक प्रतिरोध 2 ओम का है, एक प्रतिरोध 3 ओम का है, एक प्रतिरोध 6 ओम का है। 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध 1 हो जाए। मतलब तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों से कम हो रहा है और कम तभी होता है जब वो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, जिसको हम पार्श्व क्रम कहते हैं। देखिए समांतर क्रम और पार्श्व क्रम एक ही है, तो जब हम उन्हें समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में लगाएंगे तभी उनका कुल प्रतिरोध हमेशा कम आता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो उत्तर 1 नहीं आता बल्कि 1 यानी इन तीनों ओमों से ज़्यादा आता। श्रेणी क्रम में लगाते तो इनसे ज़्यादा आता, यानी इन तीनों का योग हो जाता, 6 3 9 और 2 11 हो जाता। तो यहाँ पर पार्श्व क्रम होगा। तो ये भी आपको याद करने का तरीका है। अगर कम हो रहा है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में लगाया जा रहा है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। देखिए चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर जाती हैं, ये आप जानते हैं। चुंबकीय रेखाएं वक्राकार होती हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसलिए समानांतर होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अगर ये प्रतिच्छेदित कर दें और अगर उसमें हम किसी दिक् सूची को रखें तो दिक् सूची की जो सुई होगी वो दोनों तरफ मूव करेगी और दोनों तरफ मूव करना संभव ही नहीं है। किसी भी सुई का दोनों तरफ मूव करना संभव ही नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। यहाँ आप इसके उत्तर देख सकते हैं। जो भी उत्तर मैंने समझाया है, पहले जो है मेरा पहले का उत्तर ऊष्माक्षेपी है, दूसरे का
जो कि KLMN जो परमाणु कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2n² है। तीसरा इंसुलिन है मधुमेह वाला। इस तरीके से यहाँ पर आप जो हैं ये आपका ब्यूटेनॉल हो गया। तो यहाँ आप इनके उत्तर देख सकते हैं। यहाँ इनके आप उत्तर देख सकते हैं। जहाँ भी वो जो पाठ्यक्रम का समझाया था मैंने, इस तरीके से वो कम हो जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।